Assalamu alaikum class, here is Simreen. Today we are going to discuss about the nucleus और न्यूक्लियस क्या होता है। हमने डिफरेंट ऑर्गेनेल जो है वो स्टार्ट किए हुए थे। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये चैप्टर हम स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने आज जिस ऑर्गेनेल पे जो है वो डिस्कशन करनी है वो है आपके पास न्यूक्लियस। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कैसे हमने इसको नाम दिया, इसके पीछे क्या स्टोरी है क्लास। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया होगा कि न्यूक्लियस जो सबसे पहले जिसने देखा था और जिसने स्ट्रक्चर स्टडी किया था, कॉर्क थी उसके पास, यानी प्लांट की कॉर्क थी और उसने उसको जो उसके अपनी माइक्रोस्कोप थी उसके नीचे उसने देखा तो उसके अंदर उसको ना कुछ एम्प्टी बॉक्सेस नजर आए क्लास। उन एम्प्टी बॉक्सेस को उसने उस नाम दिया था सेल का। और वो साइंटिस्ट कौन था जिसने कहा था कि ये एम्प्टी बॉक्सेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सेल को यानी एम्प्टी बॉक्सेस डिस्कवर किए थे, सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया कि जो सेल होता है वो एम्प्टी बॉक्स नहीं होता, अगर इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगा, या जिसने भी अपने इस हाइपोथेसिस को इसके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो एक साइंटिस्ट आपके पास अपीयर हुए जिन्होंने ये कहा कि ये एम्प्टी बॉक्सेस नहीं है बल्कि इन बॉक्सेस के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो सेंटर में मौजूद होता है और उसको उसने नाम दिया था सेंटर की वजह से ही न्यूक्लियस का। तो वो कौन है आपके पास इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, वो है वो आपके पास रॉबर्ट ब्राउन, दैट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। अब आ जाते हैं कि क्लास न्यूक्लियस क्या चीज है। न्यूक्लियस आपके पास हम न्यूक्लियस को नाम उसके लोकेशन की बेस पे दे रहे हैं, यानी न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। तो ऐसा रीजन, ऐसा ऑर्गेनेल जिसने पूरे एक सेल, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, उसके अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका कंट्रोल सेंटर, उसको कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनेल है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, डीएनए तो होता है। मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दैट कैन बी डिफाइंड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और इसी तरह आपके पास प्रोकैरियोट्स के अंदर ये नहीं होता। न्यूक्लियस की लोकेशन की बिहाफ पे अगर आप देखते हैं प्लांट्स और एनिमल का सेल, तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा पेरिफेरी की तरफ चला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इन द सेंटर होगा ड्यू टू क्योंकि उसके अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। क्लास जब हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है वो आपको यहाँ पे मैं फिगर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो आपको ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, इट इज इंडिकेटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा सेल है आपके पास, टिपिकल सेल है। सेल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको लिक्विड मटेरियल मिलता है जिसको आप नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गोल्जी बॉडीज है, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर एक ऑर्गेनेल ऐसा भी आता है जो सेंटर में होगा और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आज हमने इस बॉडी को डिस्कस करना है कि क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्यों ये बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं न्यूक्लियस के पास, तो सबसे पहले जो यूकैरियोट्स का सेल होता है उसमें एक आउटर बाउंड्री होती है जो डीएनए को सराउंड कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस बाउंड्री की वजह से जो सेल का लिक्विड मटेरियल था ना क्लास, वो अलग हो गया, कुछ बाउंड्री के बाहर रह गया, कुछ बाउंड्री के अंदर चला गया। तो जो बाउंड्री के बाहर है वो साइटोप्लाज्म है, जो बाउंड्री के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इन दोनों फ्लूइड को हम इकट्ठा क्या पढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा ऑफ द सेल, लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। अब ये जो बाउंड्री है ना क्लास, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जिसने किसको सराउंड किया हुआ है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद बॉडीज हैं उनको उसने सराउंड किया हुआ है, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल है, जिसमें न्यूक्लियोलस है, जिसमें जो है वो और भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ठीक है,
अब इस बाउंड्री के अंदर, जब आप इस बाउंड्री के अंदर देखते हैं तो इस बाउंड्री के अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं जो बाउंड्री बना रही हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन वैसे एक दूसरे से अलग हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं आपको बाउंड्रीज बना दिखाऊं, एक मेम्ब्रेन आउटर है, दूसरी इनर है, दरमियान में स्पेस है। इन मेम्ब्रेन्स का आपस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। दरमियान में जो स्पेस है उसको आप बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह है उसको हम पेरी स्पेस बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये वाली मेम्ब्रेन्स दोनों एक दूसरे के साथ एक यूनिट पे आके अटैच हो जाती हैं, एक यूनिट पे आके एक दूसरे के साथ मिलती हैं। उस यूनिट को आप क्या बोलते हैं? एक ओपनिंग है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। एक मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान स्पेस, और इन स्पेस के साथ जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही हैं, इनर आउटर के साथ मिल रही है। यहां से देखें आप, यहां से एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन हो रही है, यहां से ये जो यूनियन बन रहा है, दरमियान में खाली जगह छूट रही है, एक छोटा सा पोर बन रहा है, उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जब आप इसके अंदर जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है, उस टाइम में आपको एक क्रॉस स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो प्रोटीन्स का बना हुआ है, और वो आपके पास नाम क्या है? न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना के अंदर क्या स्ट्रक्चर मौजूद होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं क्लास, जो हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं। सेल के अंदर स्केलेटन होता है, उसी तरह के फिलामेंट्स उसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगे जो न्यूक्लियर एनवेलप को सिमेट्री भी दे रहे हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो इसके अंदर से बाहर चीजें जा रही हैं वो उनके अंदर उसको सिलेक्टिविटी दे रहा है। ठीक, अब देखें ये जो न्यूक्लियर लैमिना है उसके नीचे आपको ब्लैक जो है वो थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या चीज होता है? यानी आपके पास डीएनए प्लस प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन सी होंगी? हिस्टोन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, जैसे आपके पास एक धागा है, उसको आप नलकी पे या आपने उसको एक व्हील के ऊपर जो है वो रैप कर लो। वो जो व्हील के ऊपर आप रैप कर रहे हैं, डीएनए है धागा, और उसके ऊपर आपने उसके ऊपर चरखे के ऊपर चढ़ा दिया है, तो वो आपके पास क्या होगा? डीएनए प्लस प्रोटीन यानी हिस्टोन। वो आपके पास जिस स्ट्रक्चर के आप ऊपर धागा लपेट रहे हैं वो है प्रोटीन्स, और जो आप धागा ले रहे हैं वो डीएनए। ताकि डीएनए के अंदर कोई गिरा ना लगे इसलिए डीएनए को कॉइल कर लिया जाता है, डीएनए को रैप कर लिया जाता है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो स्ट्रक्चर आपके पास क्या? हिस्टोन्स हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी इनको बोला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सर्कल है ब्लैक कलर का। ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्टेन्ड बॉडी, डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, और उसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्यों ये नाम दिया जाता है क्लास? क्योंकि आपके पास ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इन्वॉल्व होना है राइबोसोम की प्रोडक्शन के अंदर। राइबोसोम को सिंथेसाइज कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा डीएनए होगा, ऐसे जीन्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसको कोड करेंगे? राइबोसोम्स की प्रोटीन्स को। राइबोसोम के बनाने के अंदर न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है। अब चलते हैं क्लासेस इन स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की तरफ। यानी ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेन 4 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल में क्या फर्क है वो भी आपको बता देते हैं कि प्रोटीन और डीएनए जो होता है वो आपके पास नॉर्मली डीएनए इस फॉर्म में रहता है क्रोमेटिन मटेरियल में, लेकिन जब भी सेल ने डिवाइड करना है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द न्यूक्लियर मटेरियल यानी आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है इज गोइंग टू कंडेंस मोर कॉइल्ड। जब ये स्ट्रक्चर कॉइल हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक थिक बैंड नजर आएंगे जो आपको क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आएंगे, और उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यानी जब आपको थ्रेड्स अपीयर होंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो उनको आप नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। फिर आपके पास हम जो 4th इसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो है न्यूक्लियोलस। इनको हम डिटेल 1 by 1 डिटेल से स्टडी करते हैं क्लास क्या होते हैं।
जब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आ गई। आउटर और इनर का यूनियन कहाँ पे होता है, जब आपके पास जहां पे एक पोर बनेगा वहां पे न्यूक्लियर और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं। अब ये जो पोर बना रहा है ये होते हैं आपके पास प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, पोर बना रही होती हैं। वो उसको हम देखते हैं मजीद बड़ा करके। हमने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो हमें कुछ ऐसे नजर आएगा, जो आपको मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाया है क्लास। इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्लास क्योंकि इसमें मोर देन वन प्रोटीन शामिल होती है, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं। जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप सिमेट्री देखते हैं तो सिमेट्री इसके अंदर कौन सी होती है, 8 फोल्ड सिमेट्री। 8 फोल्ड सिमेट्री को हम दूसरा नाम भी देते हैं, कौन सी सिमेट्री, 8 फोल्ड। 8 फोल्ड सिमेट्री को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, रोटेशनल और 8 फोल्ड क्या चीज होती है क्लास। जब भी कोई शेप आपके पास, उसको आप रोटेट भी करो, उसको आप थोड़ा सा घुमाओ भी सही, तो वो वही शेप आपको, उसमें कोई चेंज नजर ना आए उस शेप के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अ शेप दैट लुक सेम इवन इफ यू टर्न अ लिटिल बिट। ठीक है, यानी आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल से शेप ड्रॉ करती हूं। ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आपके पास यूनिट्स मौजूद हैं। उन यूनिट्स की वजह से आपके जो सर्कल है उसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो आपको नजर आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज आपने इसको रोटेट करना है, आपने इसको रोटेट किया इस डायरेक्शन के अंदर। जब आप इस डायरेक्शन में रोटेट करके देखेंगे इन फ्रंट, तो फिर भी आपको उसकी सिमेट्री ऐसे ही नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको सिमेट्री कुछ और नजर आ रही थी, जब हमने रोटेट किया तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसी शेप को आप बोलते हैं 8 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अ शेप दैट लुक सेम, that look same even a little bit change। आपके पास वो शेप जो होती है वो सेम रहती है, आप उसके अंदर चेंज भी लेके आओगे, लिटिल बिट उसको रोटेट भी करोगे, तब भी उसकी जो शेप है उसके अंदर आपको कोई चेंज नजर नहीं आता क्लास। ये तो था आपके पास जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या सिमेट्री पाई जाती है, ये आपने याद रखना है, 8 फोल्ड सिमेट्री, और यू कैन राइट दैट रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोटीन्स, हमने कहा लार्जर प्रोटीन सब यूनिट्स मौजूद होते हैं क्लास। जब हमने इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो इसमें आपको 3 रिंग मिलते हैं, दैट बेस ऑन 3 रिंग्स। कौन सा, पोर। 3 रिंग्स कैसे, एक आपके पास एक रिंग है, दूसरा रिंग है, उसके दरमियान भी एक रिंग बना रहा है। अब जो रिंग बन रहा है वो सिर्फ एक प्रोटीन से नहीं बनता, बल्कि 8 यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के। 8 यूनिट्स ने एक रिंग बनाना है। एक रिंग होगा जो साइटोप्लाज्म साइड पे होगा, एक रिंग बनेगा 8 यूनिट्स का जो उसके न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस की तरफ होगा। लेट मी लेबल एज दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज न्यूक्लियस साइट। ठीक है जी, पोर के अंदर न्यूक्लियस और ये पोर के बाहर वाली साइड है जो साइटोप्लाज्म की तरफ है। तो एक रिंग साइटोप्लाज्म की तरफ बनता है, दूसरा रिंग उसकी न्यूक्लियस की तरफ होगा। ये साइटोप्लाज्म का रिंग है और ये जो बना हुआ है आपके पास ये न्यूक्लियस की तरफ रिंग है। ये दोनों रिंग्स एनुलर रिंग होते हैं क्लास। एनुलर रिंग क्यों बोले जाते हैं, जैसे एनुअल रिंग्स आपके पास बनते हैं इन ट्रीज, वैसा इनकी सिमेट्री होती है, इसलिए हम उनको बोल देते हैं एनुअल रिंग्स। ऐसे अगर आपको समझ नहीं है तो लेट मी ड्रॉ इजी डायग्राम एज वेल। यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास एक यूनिट, यहाँ पे आपको कितने यूनिट नजर आ रहे हैं, 3, ऐसे कितने होंगे 8। इन 8 यूनिट में एक सर्कल बनाना है, एक रिंग बनाना है। ठीक है, इन 8 यूनिट, ये हो गया साइटोप्लाज्म साइड पे,
और इसी तरह के 8 यूनिट्स मिलेंगे और वो किस साइड पे होंगे, वो आपके पास है न्यूक्लियस की तरफ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस की तरफ। दोनों साइड पे क्या बन गया, रिंग्स। उन 8 यूनिट्स ने मिलके क्या बना दिया, एक रिंग, और 2 रिंग्स आपके पास बन गए। अब इन रिंग्स का आपस में एक कनेक्शन बनता है जिनको आप बोलते हैं कॉलमनर स्ट्रक्चर होगा, वो आपके पास मिलेंगे और वो उन 8 रिंग्स को आपस में जोड़ देंगे। ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं ल्यूमिनर रिंग। अच्छा, रिंग क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि 8 यूनिट ने एक रिंग बनाया, 8 यूनिट ने एक रिंग बनाया, 8 यूनिट ने एक रिंग बनाया। इन सारे यूनिट्स को जब आपने 8 ऊपर वाले और 8 नीचे वाले दोनों ज्वाइन करने हैं, तो दरमियान में हर एक के दरमियान एक रिंग लगेगा, एक स्ट्रक्चर लॉन्ग कॉलमनर स्ट्रक्चर आएगा। उसकी वजह से वो उसने भी क्या बना देना है, रिंग स्ट्रक्चर बना देना है। इसलिए हम बोलते हैं 3 रिंग्स प्रेजेंट होंगे, एक साइटोप्लाज्म की तरफ, एक न्यूक्लियस की तरफ और एक उसके मिडल में होता है। क्लियर, जो इन दोनों रिंग्स को ज्वाइन करेगा। ठीक हो गया क्लास। अब आते हैं कि दरमियान में ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके दरमियान में एक प्लग है, ऐसा रास्ता जहां से चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आएंगी, उसको आप बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसपोर्टेड प्लग। अब ये रिंग्स अलग अलग चीजें, इन रिंग्स के अंदर भी एक पैसेज, एक ट्यूब सी है, एक रास्ता सा है जिसको हमने प्लग बोला है, वहां से चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें से मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के पास आएगा, उसके पास आयंस भी साइटोप्लाज्म में आएंगे, साइटोप्लाज्म से आयंस न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आएंगे। तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कौन करवा रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान वो करवाता है न्यूक्लियर पोर। इसलिए हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर के इन पोर्स को, रिंग के अंदर एक प्लग मौजूद है, एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसकी वजह से चीजें अंदर से बाहर आ सकती हैं। उसके बाद क्लास इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्पोक लाइक स्ट्रक्चर। स्पोक क्या होता है, ये जो एनुलर रिंग्स हैं इन्होंने एक ज्वाइन करना है उस प्लग के साथ, वो जो दरमियान में एक ट्यूब मौजूद है उसके साथ जब ज्वाइन करेंगे, हर एक यूनिट ने इसके साथ ज्वाइन करना है क्लास ऐसे, तो एक स्पोक बनाएंगे। ठीक है, स्पोक क्या होता है, स्पोक होता है आपके पास, जैसे आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल का व्हील, ठीक है, उसके अंदर आप देखो जो रिम होता है, ठीक है, ये साइकिल का व्हील है फॉर एग्जांपल, इसके रिम के अंदर जो है वो तारें लगी होंगी, इन तारों को आप बोलते हैं स्पोक। यानी एक बेसिक यूनिट के साथ ये सारी की सारी जो रॉड्स हैं वो अटैच हैं, तो ये आपके पास एक स्पोक है। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे एक स्पोक बनता है। ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का इस मेन प्लग के साथ जो अटैचमेंट दे रहा है वो क्या चीज है, वो स्पोक बना रहे हैं। वो हैं तो प्रोटीन ही, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, वो स्पोक्स बनते हैं। आप स्पोक को कैसे डिफाइन करते हैं, रेडिएटिंग बार्स होती हैं दैट इंसर्ट इनटू द हब। हब एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके साथ वो रेडिएटिंग जो रॉड्स होती हैं वो अटैच होंगी क्लास। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 2 सर्कल्स भी दिखाए। ये 2 सर्कल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनर रिंग को। अब उसके नीचे यहाँ पे आप देखो जो आपका न्यूक्लियर जो साइड है, न्यूक्लियस की साइड है, वहां पे जो रिंग बन रहा है उसके साथ मैंने यहाँ पे फाइब्रिल्स बनाई हुई है। ये फाइब्रिल्स भी आपके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन फाइब्रिल्स ने मिलके क्या बनाना है, एक केज, पिंजरा सा। यानी जो न्यूक्लियर रिंग होगा उसके साथ मजीद फाइबर्स ने ज्वाइन करने और एक केज बन जाएगा। इस केज की खुसूसियत ये होती है कि ये मैसेंजर आरएनए को भी पास होने देगा, ये आयंस को भी पास होने देगा, लेकिन क्या करेगा, जब ये डीएनए के क्रोमोसोम्स या डीएनए होगा, क्रोमेटिन मटेरियल इस न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर जाने लगेंगे तो ये अपने साथ उसको पकड़ लेगा, यानी उनको बाहर नहीं जाने देता। ठीक हो गया। यानी आप कह सकते हैं ये रिंग्स, ये फाइबर्स selective movement of certain substances from nucleoplasm and from cytoplasm to nucleoplasm and from nucleoplasm to cytoplasm, ये उसको कंट्रोल करते हैं।
अब आपको यहाँ पे भी जो साइटोप्लाज्म का रिंग होता है, जो उसके यूनिट्स हैं, वहां पे आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये भी फाइब्रिल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने एक केज नहीं बनाना, वो फ्री फ्लोट होते हैं, यानी वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। इसके आपके पास इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये एक पोर के अंदर ये स्ट्रक्चर है क्लास। इसी तरह के ढेर सारे पोर, जितने भी आपको यहाँ पे पोर नजर आ रही है, या हर सेल के अंदर ये पोर वेरी करते हैं, उनके अंदर यही स्ट्रक्चर मौजूद होगा। ढेर सारी प्रोटीन्स ने उसका एक प्लग बनाना है और फिर उस पैसेज से उन्होंने चीजों को अंदर से बाहर जो है वो लाना होता है क्लास। अब एक और क्वेश्चन के सम टाइम बल्कि मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। हर सेल में ये न्यूक्लियस का नंबर जो है वो वेरी करता है। सम टाइम जो आप न्यूक्लियस देखेंगे, लेट ड्रॉ द सेल, और ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, और सम टाइम एक सेल के अंदर क्लास 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस सेल को बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं। मोर देन 2 होंगे तो ट्राई न्यूक्लिएट, 3 होंगे तो ट्राई, और अगर आपके पास एक सेल में मोर देन 2 न्यूक्लियाई मौजूद होंगे तो हम उसको नाम देते होते हैं पॉली न्यूक्लिएट। क्लियर? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और भी राइज हो सकता है, वो ये है कि जो न्यूक्लियर पोर है इनका नंबर क्या होगा। इट वेरीज सेल टू सेल, इट वेरीज सेल टू सेल फंक्शन। सेल के अंदर जो फंक्शन जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मैसेंजर आरएनए की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, आयंस का बैलेंस जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा हो रहा होता है मूवमेंट, यानी चीजें यहाँ से अंदर भी जा रही हैं, बाहर भी जानी है, और फ्रीक्वेंट जानी है, बहुत जल्दी जल्दी काम होना है, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहे होते हैं। उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर पोर है वो ज्यादा होते हैं, और जिनमें रिएक्शंस का जो रेशियो है वो स्मॉल हो जाएगा या लिटिल बिट होगा, उनके अंदर न्यूक्लियर पोर कम हो जाते हैं। इसमें आपको कंपैरिजन में 2 सेल्स की आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जो एग सेल है फॉर एग्जांपल, वो जो एग सेल होता है उसके अंदर हर चीज बहुत फास्ट चल रही होती है, क्योंकि उस एग सेल ने आगे जाके एक जो है वो न्यू मैकेनिज्म चलाने हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन भी बहुत बननी होती है, उनके अंदर हर जो आयंस का बैलेंस है, हर चीज सेल ने अपनी इंक्रीज करनी है, तो उसके साथ उसकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से उसके जो कम्युनिकेशन है टू सेंटर के साथ आउटसाइड जो सेल के अंदर मटेरियल, सेंटर के बाहर जो मौजूद मटेरियल है उसके साथ उसने कम्युनिकेशन रखना है। वो कम्युनिकेशन इंक्रीज करने के लिए और फास्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। एग सेल के अंदर 3000 तो 400 जो है वो 1000 आपके पास हो सकते हैं, 30,000 तक भी न्यूक्लियर पोर होते हैं क्लास। इसी तरह अगर आप बात करते हैं आरबीसीज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर आरबीसीज के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर पोर 3 to 4 पर सेल होते हैं। एक सेल में 3 से 4 न्यूक्लियर पोर होंगे, क्योंकि जब ह्यूमन सेल में जब आरबीसीज अडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है, इससे उसके अंदर जो है वो इस तरह की एक्टिविटी, वो डिवीजन एक्टिविटी नहीं कर सकता। क्लास इसके साथ ही आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है न्यूक्लियस, उसमें जो उसका इंट्रोडक्शन था, उसकी डिटेल डिस्कशन हमने न्यूक्लियर पोर के अबाउट की है। नेक्स्ट हम 1 by 1 इसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से इंशाल्लाह, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।